माई सेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी, भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज अनंतपुरा कोटा। हमारा यूट्यूब चैनल है भारतीय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। मैं आपके द्वारा बनाया हुआ, मतलब आपका स्वयं का वो चैनल है। मेरा जो कॉलेज है वो आपका अपना कॉलेज है। मैं उसी कॉलेज के माध्यम से आपका स्वागत करती हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी भी हम कोरोना महामारी से सुरक्षित नहीं हैं। आप उससे बचे रहें और बचे रहने का मात्र एक ही उपाय है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर बहुत आवश्यक काम हो तो घर से निकलें और बेवजह घर से न निकलें, क्योंकि अगर आप इस तरह का कोई कार्य करते हैं तो ये महामारी को बढ़ावा देगा, जो हमारे देश के लिए आवश्यक, मतलब हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। और हमारे लिए आवश्यक ये है कि हम वापस से पहले वाली ज़िंदगी जिएँ, खुशहाल ज़िंदगी जिएँ। इसके लिए हमें छोटे छोटे नियमों का पालन करना होगा। आप मास्क लगाएं, आप घर पे रहें और सुरक्षित रहें, हाथ धोते रहें बार बार और सामाजिक दूरी को भी मेंटेन करके रखें। अब मैं आपको ले चलती हूँ केस स्टडी जो हम पढ़ रहे थे। तो केस स्टडी के प्रकार हैं जिसे हमने डिटेल दिया है। भाग 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। केस स्टडी भाग 2 जिसमें हम प्रकार पर आ गए। मैं आपको अभी व्हाइट बोर्ड दिखाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे पोज कर भी देख सकते हैं। आप इसे उतार लें और उसके बाद समझाने का जो हमारा प्रोसेस है वो हम शुरू करते हैं। एकल अध्ययन के प्रकार, केस स्टडी के टाइप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एकल अध्ययन के प्रकार हैं, नाम मैंने आपको पहले राइट डाउन करा दिए थे। अब थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए। सामाजिक या सामूहिक एकल अध्ययन क्या होता है? सामाजिक मतलब कम्युनिटी स्टडी क्या होती है? केस स्टडी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। किसी समुदाय या समाज का सावधानीपूर्वक किया गया विश्लेषणात्मक वर्णन है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में एक साथ रह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्थिति है, आकार है, आर्थिक क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन करना। दूसरे प्रकार पर आते हैं, टाइप 2 पर आते हैं, कारण का तुलनात्मक अध्ययन। पॉइंट देखेंगे, कारण प्रभाव संबंध के विश्लेषण द्वारा समस्याओं को, जितनी भी समस्याएं उनका हल खोजने का प्रयास करता है। वे कौन से कारण हैं जो व्यक्ति की घटनाओं को व्यवहार रूप में संबंधित कर प्रतीत होते हैं। हम तीसरे पर आ गए। तीसरा प्रकार है क्रियात्मक विश्लेषण। वे प्रक्रियाएं जो उद्योगों या विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाओं में व्यक्ति विशेष जहाँ पर महत्वपूर्ण है उससे संबंधित एकल अध्ययन। 4 नंबर पर 6 हमने इसके प्रकार बताए हैं। पाठ्य वस्तु या अभिलेख विश्लेषण, ये वर्तमान प्रमाण या लेख के आंकड़े जो होते हैं उनका सोर्सेज हैं। ये क्या क्या आता है इसमें देखिए, विभागीय प्रमाण हैं, वृत्तांत हैं, छपे हुए फॉर्म हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, संदर्भ पुस्तकें हैं, कार्टून है, आत्मकथा है, पत्र है, डायरी है, तस्वीरें हैं, फिल्में हैं। ये अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ब्रैकेट में लिखा हुआ है महत्वपूर्ण योगदान। एकल अध्ययन का ये जो पाठ्य वस्तु और अभिलेख विश्लेषण हम पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है रिसर्च में इन सब का। अनुगामी कार्यक्रम, उन व्यक्तियों के विषय में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है जो विद्यालय में है और वो अपना अध्ययन पूर्ण करने के बाद क्या कर चुके हैं, विद्यालय छोड़ चुके हैं, तो उनके संदर्भ में भी हम अध्ययन करते हैं। अंतिम है अध्ययनों की प्रवृत्तियाँ। ये व्याख्या विधि का ही एक रोचक प्रयोग है। ये प्रमाणिक आंकड़ों के कालक्रमिक निर्धारण पर आधारित है। अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से एक एक प्रकार बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। सबसे पहला हमारा है सामाजिक या सामूहिक एकल अध्ययन, जिसे हम अंग्रेजी में कम्युनिटी स्टडी बोलते हैं। देखिए क्या होता है ये सामाजिक अध्ययन।
किसी समाज या समुदाय का सावधानी पूर्वक किया गया विश्लेषणात्मक या क्रियात्मक वाला अध्ययन होता है, वर्णन होता है, जो किसी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति में एक साथ रह रहे हों। कुछ सामाजिक तत्वों का अध्ययन सामुदायिक अध्ययन के रूप में भी किया जाता है, जैसे स्थिति है, आकार है, आर्थिक क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, समसामयिकता है, जलवायु है और अन्य प्राकृतिक स्रोत हो सकते हैं, ऐतिहासिक प्रगति है, सदस्यों का मूल्यांकन है या सदस्यों का जो रहन सहन है, सामाजिक स्वरूप है, जीवन का स्तर है, जीवन के जो मूल्य हैं, समाज में निर्मित उन सामाजिक आंकड़ों का हम मूल्यांकन करते हैं, संस्थाओं का हम मूल्यांकन करते हैं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले होते हैं। इस प्रकार के अध्ययन में एकल अध्ययन ही होते हैं जिसमें समुदाय एक स्थिति को प्रदर्शित करता है। मैं आपको एक बताती हूँ, छोटा सा उदाहरण आपको याद होगा, रॉबर्ट है, हेलेन है और जो लालन है, आप देखेंगे ये सारे के सारे जो हैं उनके सहयोगी हैं, उन्होंने एक अध्ययन किया था और वो अध्ययन आपने पढ़ा होगा मध्यनगर के नाम से 1921 में उन्होंने किया था और उसके बाद का जो था आप देखेंगे 1917 में था और उन्होंने कहा था कि उसको मध्य भाग में परिवर्तन के नाम से उन्होंने इसको प्रकाशित किया था, एक सर्वे था। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार की, कारण का तुलनात्मक अध्ययन। देखिए क्या है, एक छोटे से उदाहरण द्वारा भी मैं आपको समझाऊंगी। दूसरे प्रकार का जो अध्ययन होता है उसका कारण प्रभाव में जो संबंध होता है उसका विश्लेषण कर समस्या का हल खोजने का प्रयास किया जाता है। वे कौन से कारण हैं जो व्यक्तियों को घटनाओं के व्यवहार रूप से संबंधित प्रतीत होते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान की जो विधियां हैं, विधियों के द्वारा उन कारणों के वास्तविक जो घटनाएं हैं उनके वास्तविक कारणों को प्रकट किया जाता है। एक उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बाल्य अवस्था में जो किए गए अपराध हैं, मतलब बाल्य अवस्था के अपराधों का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन की तुलना में हम अपराधी और निरपराधी बालकों का सामाजिक और शैक्षिक जो पृष्ठभूमि है उसमें हम अंतर कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो अपराध समूह में सामान्य हैं या ऐसे कौन कौन से निरपराधी, ऐसे कौन से हैं जो निरपराधी जो समूह हैं उसमें और जो अपराधी समूह है उसमें कॉमन है, सामान्य हैं। आप देखेंगे एक साथ एक ही समूह के लिए संबंध है तथा दूसरे के लिए वो नहीं है। इस प्रकार हम केस स्टडी में इसका अध्ययन कर सकते हैं। तीसरे की हम बात करेंगे, तीसरे प्रकार की क्रियात्मक विश्लेषण। अब देखिए क्रियात्मक विश्लेषण को कहते हैं एक्टिविटी एनालिसिस। क्या होता है क्रियात्मक विश्लेषण? क्रिया विश्लेषण या क्रियाओं का विश्लेषण या वह प्रक्रियाएं जो उद्योगों में या विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाओं में विशेष महत्वपूर्ण हैं। समस्त जिम्मेदारी का जो स्तर होता है, आप देखेंगे किसी न किसी कार्य क्षेत्र में जो प्रक्रियाएं हैं उनका विश्लेषण करना उचित होता है। सामाजिक पद्धति में आप देखेंगे अध्यक्ष हैं, प्रधानाचार्य है, अध्यापक है और प्रधाना जो हमारा मैनेजमेंट होता है, प्रबंध करता है, वो है। उसके कार्यों का हम क्या कर सकते हैं? सावधानीपूर्वक विश्लेषण विधि के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। और ये करने के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, कैसे काम करते हैं, इनके ये कार्य करने में सक्षम है या नहीं है, इनको कार्य करने में किस प्रकार सक्षम होना चाहिए आदि। और जो अध्यापक, अब अगर हम अध्यापक की बात करेंगे तो अध्यापक की अतिरिक्त जो आप देखेंगे जो कार्य करता है वो अतिरिक्त कार्य करता है, जो भी क्रियाएं करता है पढ़ाने के अलावा, मैनेजमेंट के अलावा जो भी क्रियाएं करता है उसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पाठ्यवस्तु या अभिलेख विश्लेषण की। तो पाठ्यवस्तु जो लेख है उसको कभी कभी लेख विश्लेषण भी कहा जाता है। ये वर्तमान प्रमाण या लेख के आंकड़े के द्वारा ही सिद्ध होता है। जैसे विभागीय प्रमाण है, वृत्तांत है, छपे हुए फॉर्म है, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, तस्वीरें हैं, फॉर्म है, पाठ्य पुस्तक हैं, कार्टून है, फिल्म है आदि। लेकिन जो लिखित प्रमाण होते हैं, जो लिखित प्रमाणों का स्रोत होते हैं
उनका प्रयोग करते समय इन तथ्यों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है कि छपे हुए जो आंकड़े हैं उनका विश्वसनीय होना आवश्यक नहीं है। लिखित सामग्री के मूल्यांकन में व्याख्यात्मक अनुसंधान में प्रयुक्त हुए हैं और बता देना चाहूँगी आलोचना भी हमें उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार हमें लिखा हुआ मिला है। ये पाठ्यवस्तु या लेख प्रमाण विश्लेषण का अनुसंधान में बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। मैंने कहा था मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ज्ञान का योगदान अथवा सामाजिक व शैक्षिक परिस्थितियों में सुधार व मूल्यांकन के संदर्भ में सूचनाएं प्राप्त करने में ये सब बहुत बहुत सहायक होते हैं। अब हम बात करते हैं अनुगामी कार्यक्रम की, मतलब 5वां पॉइंट आ गया हमें, 5वें के प्रकार में आ गए हम। क्या होता है अनुगामी का मतलब क्या होता है? फॉलोअप। तो अब फॉलोअप मतलब एकदम सरल भाषा में समझिए, जो अनुगामी अध्ययन होता है उन व्यक्तियों के विषय में अध्ययन करता है जो या तो विद्यालय में हैं या अपना अध्ययन पूर्ण करने के बाद विद्यालय छोड़ चुके हैं। अब क्या देखना है उनका कि उसके पाठ्यक्रम की सफलता के विषय में हमें जो भी प्रमाण मिलते हैं, जो भी हम प्रयास करते हैं, जो भी हमें प्रमाण मिलते हैं, उन पाठ्यक्रमों का उस पर क्या प्रभाव है, उसके स्तर पर इस प्रकार के अध्ययन से किसी संस्था की क्षमता का अनुमान उसके वास्तविक प्रमाणों के आधार पर किया जा सकता है। अब आ गए हम प्रकारों के अंतिम चरण में, और वो है अध्ययनों की प्रवृत्ति। मतलब हम देख रहे हैं ट्रेंड ऑफ स्टडी देख रहे हैं हम, क्या होता है ये व्याख्या विधि का बहुत बहुत रोचक रूप होता है। संक्षिप्त में यदि हम कहें तो ये प्रामाणिक जो आंकड़े होते हैं उनका कालक्रम अनुसार हम निर्धारण कर देते हैं, ये इसी पर आधारित होता है। फिर देखेंगे ये संकेत करते हैं कि अतीत में क्या है, क्या हो रहा था, और वर्तमान परिस्थितियों में ये किस ओर इंगित करती है, और इन आंकड़ों का आगे भविष्य क्या होगा। प्रवृत्ति अध्ययन के विकास का एक सुंदर सा उदाहरण है जो प्रस्तुत किया गया है। देखिए क्या, ये किसी भी क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े हो सकते हैं। ये प्रवृत्ति जो है वो महाविद्यालयों के अधिकारियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी हो सकती है, जो कि विद्यालय में भवन है, सामग्री उपलब्ध कराने से संबंधित है, अध्यापकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है, विद्यालय में अग्रिम उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए आवश्यक है। उच्च शिक्षा संस्थान में बोर्ड ने ये भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में युगों की जो भीड़ है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हमने बात की प्रकारों पर। अब हम बात करेंगे मापदंड पर और केस स्टडी के जो सोर्सेज होते हैं उन पर। मैं आपको पॉइंट व्हाइट बोर्ड के माध्यम से अभी बताती हूँ। हम बात कर रहे हैं एकल प्रदत्तों के सोर्सेज के बारे में। आप इसको विस्तार से पढ़ें। इससे पूर्व मैं चाहती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसे राइट डाउन कर लें, फिर मैं आपको लिखवाने का प्रोसेस शुरू करती हूँ और सरल भाषा में समझाने का। तो अब देखें, हम चलते हैं एकल प्रदत्त के स्रोत की ओर, सोर्सेज की ओर। कौन कौन से होते हैं? देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले व्यक्तिगत आलेख की, कि व्यक्तिगत आलेख क्या होते हैं। तो व्यक्तिगत आलेख के अंतर्गत आता है डायरी, आत्मकथा, स्मृतियाँ, पत्र और स्वीकार उक्तियाँ, जिनको वो उक्तियाँ, वो कथन जिनको स्वीकारा गया है। फिर देखेंगे, हम बात कर रहे हैं जीवन वृत्त लेख की। जीवन वृत्त लेख क्या होता है? तो अब देखेंगे, ये व्यक्ति के जीवन की घटनाओं के उन विषयों से संबंधित होता है जो स्पेशली विशेषता व्यक्ति से संबंधित रहते हैं। फिर देखिए, संबंधित व्यक्ति, मेरी कैसे स्टडी हो रही, तो संबंधित व्यक्ति देखिए कौन कौन है। माता हैं, पिता हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, अध्यापक हैं, सहपाठी हैं आदि। फिर देखेंगे राजकीय आलेख। क्या आता है राजकीय आलेख में? बाल पुस्तकें, विद्यालय से प्राप्त प्रमाण जो भी कुछ वहाँ पर है, पुलिस, सैन्य संगठन, क्लब आदि, इनसे भी जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं। फिर है अभ्यर्थी स्वयं, जो खुद मैं अभ्यर्थी हूँ, मैं स्वयं।
तो स्वयं के बारे में भी सूचना प्रस्तुत करता है। फिर आप देखेंगे उत्तम एकल अध्ययन प्रविधि के मापदंड। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये और सरल भाषा में समझा देती हूँ कि व्यक्तिगत आलेख में के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आप देखेंगे व्यक्तिगत आलेख के अंतर्गत हम क्या क्या लेकर आते हैं। तो ये जो हमने मोटा मोटा आपको बताया है, मतलब वो प्रारूप बताया है, उसको मैं डिटेल से बताती हूँ। व्यक्तिगत आलेख, इस आलेख के अंतर्गत जीवन की उन घटनाओं का और उन प्रक्रियाओं का संबंध होता है जो समुदाय के अनुभव को, जो लेखक की व्यक्तिगत सामाजिक आदि अनुभवों को क्या करती है, वो प्रकट करती है या संबंधों को बताती है। जीवन के दर्शन से जो संबंधित होता है उसको हम व्यक्तिगत लेख के अंतर्गत लेते हैं। अब हम बात करते हैं जीवन इतिहास की। ये तथ्य उन घटनाओं का मिश्रण होते हैं, तथ्य होते हैं वो उन घटनाओं का मिश्रण होते हैं जो विषय स्वयं या उससे संबंधित क्रियाएं हैं, या वो अनुभवों का प्रतिनिधित्व करती हैं, या वो सिखाती हैं, या वो जीवन की ओर प्रेरित करती हैं, और ये भी जीवन दर्शन से संबंधित होती है। अब हम बात करते हैं संबंधित व्यक्ति की। तो किसी भी विषय के कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, हम विषय कह रहे हैं सब्जेक्ट को जिस पर काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट ही बोला जाता है, उसे सब्जेक्ट बोला जाता है जिस विषय पर काम होता है। जब आप रिसर्च करेंगे तो इस बात को समझेंगे कि विषय बोला जाता है, सब्जेक्ट बोला जाता है। तो विषयों के जीवन में विभिन्न तथ्यों पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विद्वानों द्वारा किया गया जो भी विचार किया जाता है, यही कार्य दक्षता तथा पक्षपात तथा गलत व्याख्या की संभावना आदि, मतलब बहुत अधिक होती है। बाइसेस हो जाते हैं इंडिविजुअल में जब आप किसी से पूछते हैं। अनुसंधानकर्ता को यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि उसमें विभेदीकरण की क्षमता होती है तथा जो भी उसे तथ्य मिले हैं उसमें सत्य और असत्य का वो अंतर बाद में कर सकता है। फिर बात करते हैं व्यावसायिक आलेख की। अधिकतर सामाजिक तथा विद्यालय जीवन के व्यावसायिक प्रमाण से प्राप्त किए जा सकते हैं। आप अगर सरकारी सेवा में हैं तो आप देखेंगे सर्विस रिकॉर्ड होता है, जिसे सेवा पुस्तिका हिंदी में कहा जाता है। वो सर्विस रिकॉर्ड के बारे में, उस कर्मचारी के बारे में पूरी जानकारी होती है, अच्छा और बुरा सब उसमें लिखा होता है। व्यक्ति स्वयं, मतलब जैसे है मैं हूँ, कई बार रोगी या विषयी स्वयं ही प्रदत्तों का मुख्य सोर्सेस होता है। फिर भी यहाँ पर सूचनाएं थोड़ी सी कम विश्वसनीय होती है कि व्यक्ति अपने बारे में अच्छी बातें तो बता पाता है, लेकिन कुछ बुरी बातें, कड़वे अनुभव क्या कर लेता है, छुपा लेता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बताने नहीं चाहता, लेकिन उसे बताने से लगता है कि उसकी छवि खराब होगी या लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, बस इसी कारण से वो नहीं बताता, तो बाइसेस हो जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं अगले चरण की ओर। दूसरा हमारा चरण था उत्तम एकल अध्ययन विधि के मापदंड। क्या मानदंड होते हैं? तो सबसे पहले देखिए, पॉइंट बता दूं फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगी। निरंतरता, फिर है प्रदत्त मतलब डेटा जो हमारे पास है, प्रदत्तों की पूर्णता, फिर प्रदत्तों की वैधता, वैलिडिटी, आलेख की गोपनीयता। केस स्टडी जब भी की जाती है, जिस पर भी की जाती है, उसका जो सारा विवरण है बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है। वैज्ञानिक विश्लेषण, बाइसेस होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक व्यू से उसका एनालिसिस किया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा मैं डिटेल में बताती हूँ आपको। बात हम कर रहे हैं 2 की, निरंतरता। निरंतरता में देखें, किन्हीं 2 क्रमबद्ध किए गए मनोवैज्ञानिक सतत परीक्षणों से संबंधित सूचनाओं के बीच सतत क्रियाओं और ऐच्छिक क्रियाओं के अंतराल, मतलब जो अंतर दिया हुआ है, जो अंतराल में ली गई हैं, आप उसमें देखेंगे किसी ना किसी मतलब प्रामाणिक तौर पर, किसी ना किसी तरह से, जैसे प्राथमिक विद्यालयों के स्तर का प्रमाण है या हाई स्कूल के संदर्भ में किया गया कोई प्रमाण है, इस तरह से उनको जोड़ा जाना चाहिए, निरंतरता उसमें होनी चाहिए। फिर है प्रदत्तों की पूर्णता। अब प्रदत्तों की पूर्णता में देखेंगे, जो आंकड़े होते हैं, आंकड़ों के प्रभावी विस्तार और उसके आधार से सम्मिलित हैं। लक्षणों में परीक्षण है, परिणाम है, मनोबोध की है, स्वास्थ्य है, शैक्षिक मानसिकता है, इतिहास है, विद्यालय है, स्वास्थ्य है, परिवार आदि इनको।
फिर है प्रदत्तों की विश्लेषणता। तो जो भी मेरे पास डाटा आया है उसको ही हम आगे बढ़ाएंगे। प्रदत्तों के विश्लेषण में देखेंगे जैसे बहुत सारे ब्यूरो होते हैं, जांच ब्यूरो होते हैं, वो क्या करते हैं, एक उदाहरण द्वारा बताती हूँ। जैसे एक ब्यूरो है, जांच का एक ब्यूरो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ये क्या करता है, व्यवसाय से संबंधित प्रमाणों द्वारा नियुक्ति करने वाले जो भी होते हैं उसके संदर्भ में पूरी जानकारी प्राप्त करता है। आगे बात करते हैं आलेख की गोपनीयता की, मतलब कॉन्फिडेंशियल होता है जो भी रिकॉर्डिंग हमारे पास होती है उसका। क्या कहते हैं कि शैक्षिक कार्यकर्ताओं के गोपनीय व्यवसायिक प्रमाणों के बारे में शैक्षिक कार्यकर्ता जो भी कुछ होते हैं औषधियों के रूप में उसे सीख लेते हैं। आप देखेंगे अध्यापक की व्यक्तिगत कठिनाई और छात्र अनुशासन से संबंधित जो असफलता रहती है, उपलब्धि रहती है, उसकी मानसिकता रहती है, आदि समस्याओं को गोपनीय रूप से अंकित करना चाहिए, ऐसा लेखक या समाजशास्त्री सुझाव देते हैं यदि आप इस टूल को अपने रिसर्च का विषय बना रहे हैं तो। फिर है वैज्ञानिक विश्लेषण, साइंटिफिक एनालिसिस। वह उन प्रमाणों की व्याख्या है जो एकत्रित प्रमाणित आंकड़ों से संबंधित हैं। ये आकस्मिक घटक की पहचान में निदान को स्वीकार करते हैं। निदान क्या है, हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, घटना स्तर का पता लगाना तथा उपचार को देखते हुए, प्रगति की प्रक्रिया को देखते हुए रोगों के लक्षणों का निदान बताता है। यदि किसी एकल अध्ययन में ये सब गणना है तो हम कह सकते हैं कि वो एकल विधि जो है वो एक उत्तम एकल विधि है। अब हम बात करेंगे इसके सोपान की, फिर हम बात करेंगे एकल अध्ययन की, इंडिविजुअल एकल अध्ययन की, फिर हम बात करेंगे उपयोगिता की और महत्व की। इसके बाद हम देखेंगे कि है ना इसके जो सोपान होते हैं क्या क्या होते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड पर आपके लिए मुख्य बिंदु लिख देती हूँ।